साथियों, स्वाध्याय सत्संग के अंतर्गत बच्चों के व्यक्तित्व का विकास कैसे करें प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य जन्म शताब्दी पुस्तक माला 07 से आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में पृष्ठ 14 से पिछले वीडियो के तारतम्य में सुनते हैं। मित्रों, प्राचीन काल में ब्राह्मण और साधु का बहुत सम्मान था। उनको गुरु भी कहते थे, उनके पांव छूते थे और उनका बहुत ही आदर करते थे। गरीब होते थे तो क्या, गरीब होते थे तो क्या, और वो गरीब होने पर भी उनका गौरव बहुत ही उच्च कोटि का माना जाता रहा। इसका कारण ये था कि उनकी जिम्मेदारी समाज के अन्य सारे के सारे वर्गों की अपेक्षा ज़्यादा मूल्यवान और ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अध्यापक को अभी मैंने कहा ना माता पिता के बाद दूसरा नंबर आता है, और यूं भी कहा जा सकता है कि माता पिता से ज़्यादा पहला नंबर आता है। पहला नंबर आता है माता पिता से, पहला नंबर है अध्यापक का। क्योंकि माता पिता के पास जो ज्ञान नहीं है, जो शिक्षा नहीं है, जो योग्यता नहीं है, पढ़ने का ढंग विचारों को मालूम नहीं है और मनोविज्ञान की जानकारी नहीं है, शिशु का विकास कैसे होता है उसको समझ नहीं पाते। वो सारी की सारी योग्यताएं अध्यापक के पास हैं। अध्यापक चाहे तो थोड़े समय में ही केवल 4-5 घंटे अपने पास रख करके भी जाने क्या से क्या सिखा सकता है, जाने क्या से क्या सिखा सकता है, बालकों को क्या से क्या बना सकता है। मित्रों, जिस अध्यापक के बच्चे अच्छे नहीं निकल सके, कुपात्र निकले, बुरे काम करने वाले निकले, उच्छृंखल निकले, उसके बारे में दोष किसी को भी दिया जाए पर अध्यापक उससे बच नहीं सकता। अध्यापक उससे बच नहीं सकता। उसने अपने बालकों पर नैतिक दबाव डालने की कोशिश नहीं की, और उसने जो शिक्षण दिया उसके भीतर से भावनाओं को भड़काने वाले और मनुष्य के अंतरंग को स्पर्श करने वाले शिक्षण उसके पास थे नहीं। अगर उसके पास रहे होते तो जरूर अपने बालकों के कोमल हृदय के अंतरंग को स्पर्श किया होता और उसकी भावनाओं को मोड़ देने में सफल हो गया होता। किसी बच्चे की डिवीजन ना आए और 1 साल फेल हो जाए तो उससे कुछ बनता बिगड़ता इससे है कि उसका व्यक्तित्व सही रूप से बन ना पाया। इसलिए हमारे अध्यापक का यह बहुत ही पवित्र पुण्य और एक महान कर्तव्य है कि उसने वो काम उठाया है, अपने कंधे पर लिया है, तो उस काम में भूल चूक नहीं करनी चाहिए। उस काम में भूल चूक नहीं करनी चाहिए। सरकारी कैरिकुलम में भले ही वे बातें ना हो और सरकारी पाठ्यक्रमों में यह बात भले ही जुड़ी ना हो कि बच्चे को सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त उसका नैतिक, बौद्धिक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों को पालन करने के लिए प्रेरणा किस तरीके से दी जाए, पर समाज के लोग या अध्यापक अपने आप इसे कर सकते हैं। यूं सरकार का भी काम है कि जो आजकल की भार स्वरूप बेकारी पैदा करने वाली, बेरोजगारी बढ़ाने वाली, उच्छृंखलता उत्पन्न करने वाली शिक्षा प्रणाली की प्रक्रिया है, उसको जड़ मूल से
जड़ मूल से बदल दे। नैतिकता की शिक्षा जिन देशों में होती है, वास्तव में वही देश इस लायक होते हैं जो अपने भीतर के अंतरंग व्यवस्था को कायम रख सकें और दूसरे देशों का भी मार्गदर्शन कर सकें। इंग्लैंड अपने उद्देश्य की दृष्टि से इस दुनिया में गए गुजरे जमाने का बेहतरीन देश है और सभ्य देश है, और उसने हमारे देश का कितने वर्षों तक हुकूमत की, हमारे देश पर कितने वर्षों तक हुकूमत की। यह हुकूमत किस तरह से की, कैसे की, यह मैं नहीं कहता। मैं तो सिर्फ यही बात कहता हूं कि इतनी दूर रहने वाले जरा सा आदमी 7 समुद्र पार करके आ गए और इतने बड़े देश के ऊपर हुकूमत कर सके। उनके अंदर गुणों की विशेषता नहीं है क्या? उनके अंदर गुणों की विशेषता नहीं है क्या? हम अपने देश की हिफाजत नहीं कर सके, अपनी आजादी की रक्षा नहीं कर सके, वो 7 समुद्र पार करके आए। मैं अंग्रेजों की प्रशंसा नहीं करता, मैं तो इस बात की प्रशंसा करता हूं कि अगर मनुष्य के गुणों का विकास करने का और मनुष्य के चरित्र का विकास करने का क्रम बनाया जा सकता हो तो छोटे छोटे व्यक्ति, झोपड़े में रहने वाले व्यक्ति भी इतने महान और इतने श्रेष्ठ बन सकते हैं कि क्या कहना इस सारी की सारी व्यवस्था को बनाना हमारी शिक्षा प्रणाली का काम है। ये सरकार का काम है और सरकार को मजबूर करना चाहिए कि कूड़े कबाड़ी के तरीके से हमारे बालकों का दिमाग खराब करने वाली, पैसा खराब करने वाली और अपने भविष्य को अंधकार में ढकेल देने वाली और उसको बेकार का आदमी बना देने वाली जो शिक्षा प्रक्रिया है, उसकी उसे जड़ मूल से काट कर फेंक दिया जाए और बिल्कुल ही जिस तरीके से शासन बदल जाते हैं, गवर्नमेंट बदल जाती है, उसी तरीके से यह कूड़ा कबाड़ा जैसी शिक्षा को खत्म कर दिया जाए। इससे तो अच्छा है कि आदमी बिना पढ़े रहे। बिना पढ़े आदमी आज से 100 वर्ष पहले थे, लेकिन उनको अपने चरित्र का ज्ञान था, अपने कर्तव्यों का ज्ञान था, अपने परिवार का ज्ञान था। आज का पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ नौकरी करना जानता है, सिर्फ नौकरी करना जानता है साथियों, और पैसे कमाना जानता है। और पैसे कमाना जानता है वह अपने माँ बाप के प्रति, कर्तव्यों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, कर्तव्यों के प्रति भूल और अपनी नैतिक जिम्मेदारी के प्रति भूलता चला जाता है। और मुझे ऐसा मालूम होता है कि नामालूम शिक्षा में दोष है या वातावरण में दोष है, किसमें है दोष, लेकिन ऐसा कोई दोष जरूर है कि अभी भी बिना पढ़े की तुलना में यदि पढ़े को तौला जाए वो ज्यादा अनैतिक पाया जाएगा और गलत आदमी पाया जाएगा, देश के लिए हानिकारक पाया जाएगा। अपनी रोटी कमा ले, इससे क्या बना? अपनी रोटी तो कोई भी कमा सकता है, अपनी रोटी तो भेड़िया भी कमा लेता है, अपनी रोटी तो कुत्ता भी कमा लेता है, अपनी रोटी तो चूहा भी कमा लेता है। अपनी रोटी कोई ज्यादा कमा ले और पैसे खा ले और ज्यादा खुराक इकट्ठी कर ले और ज्यादा मौज मजा से रह ले, यह क्या जीवन का लाभ हुआ? और क्या समाज के लिए इसका अनुदान मिला? प्रश्न है। सिर्फ एक आदमी की बढ़ोतरी का कुछ मतलब नहीं निकलता, राई बराबर भी उससे फायदा नहीं होता। अब इसके बाद में तीसरा
एक और वर्ग रह जाता है जिसको स्वयं अध्यापक और विद्यार्थी कहते हैं। विद्यार्थी अगर तरीके से, ठीक तरीके से अपने आप को अनुशासन में रखना नहीं सीखे और इस बात को भूल जाए कि हमारे जीवन के प्राथमिक वर्ष हमारे भावी जीवन की नींव है, नींव अगर कमजोर बनी रही तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती। तब इमारत खराब हो जाएगी, इमारत टूट फूट जाएगी, इमारत तहस नहस हो जाएगी अगर हमारे भावी जीवन की इमारत जो हमने सुंदर सपने के रूप में संजो कर रखी है, अगर उसकी जड़ छोटी उम्र में विद्यार्थी जीवन में ठीक तरीके से संभाल कर नहीं रखी गई तो हमारी बेहतरीन इमारत नहीं बन सकती, और हम खराब जिंदगी जिएंगे। इसलिए प्राथमिक जीवन, जिसको हम विद्यार्थी जीवन कहते हैं, एक संयम का जीवन है, एक तपश्चर्या का जीवन है, योग साधना का जीवन है। उसको योग साधना के रूप में ही जिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को संयम में ही रहना चाहिए। शौक मौज करने के लिए तो कितनी ही जिंदगी पड़ी है। कोमल उम्र जो है उस पर जल्दी जल्दी प्रभाव पड़ जाते हैं। उस समय सिनेमा जैसे वाहियात शौक, जिसमें कि अपने देश में सिवाय किसी का नैतिक चरित्र खराब करने के और कोई उद्देश्य उनका नहीं, और कोई उद्देश्य नहीं है। ये फिल्म बड़ी उपयोगी थी। जर्मनी और दूसरे देशों ने अपनी जनता को, अपने नागरिकों को वैज्ञानिक जानकारियां, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां, ऐतिहासिक जानकारियां, विश्व की अनेक समस्याओं की जानकारियों के बारे में फिल्म उद्योग का उपयोग किया था और उनसे राष्ट्र को सुशिक्षित किया था। पर इस अभागे देश में तो सब और चौपट ही चौपट हो रहा है। सिनेमा को इस बात की खुली छूट दे दी गई है कि लोगों के अंदर कामुकता भड़काए, अनैतिकता पैदा करे और आदमी को बुरा आदमी बनाए। यही तो शिक्षण होता है सिनेमा के अंदर। इस तरह की वाहियात फिल्मों से सिनेमा घर भरे पड़े हैं। इस तरह की वाहियात फिल्मों से सिनेमा घर भरे पड़े हैं। बच्चों का और विद्यार्थियों का काम है कि उनसे अपने आप को बचा कर रखें उन बुरी आदतों को जो उन सिनेमा के पात्रों में देखी जाती हैं, इन सिनेमा की तस्वीरों में दिखाई जाती हैं। उनसे अपने आप का बचाव करें। ये उनका काम है। विद्यार्थियों का काम है कि अपने समय को संभाल करके रखें। जीवन की नींव नीतियों पर रखी जाती है। अगर उन्होंने संयम से काम नहीं लिया, ब्रह्मचर्य से काम नहीं लिया और अपने आप को भड़काने वाली परिस्थितियों में रखा और कामुकता की परिस्थितियों में रखा, तो जरूर उनको ऐसी बुरी आदतों को सीखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो कि उनके शरीर को खोखला करके रख देगी, जो उनके शरीर को
खोखला करके रख देंगी। आज हम देखते हैं कि हमारे नव युवकों के चेहरे पर न तेज है, न ओज, न उनकी आंखों में उम्मीदें हैं और न उनका साहस। सारे के सारे ऐसा मालूम पड़ता है कि जवानी में कोई आदमी विलासी जैसे होते हैं, कामुक जैसे होते हैं, बूढ़े जैसे होते हैं। इस तरह के नव युवक टूटे हुए, गिरे हुए, मरे हुए से दिखाई पड़ते हैं। इसके कारण दूसरे भी हो सकते हैं, पर एक बड़ा कारण यह है कि ब्रह्मचर्य की जड़ें भीतर ही भीतर खोखली खोखली होती चली जाती हैं, बाहर से दिखाई नहीं पड़ता। वह छिपी हुई, यह छुपी छिपी हुई बात है साथियों, ये छिपी हुई बात है, गुपचुप की बात है। लेकिन गुपचुप की बात के ऊपर से जब पर्दा उठाकर देखते हैं तो उस नाली के भीतर बड़ी सड़ांध आती है। परस्पर नैतिक और अनैतिक जो क्रियाएं की जाती हैं उनका जिक्र करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं ये इशारा करना चाहता हूं कि अवांछनीयता जो विद्यार्थियों में पैदा होती है, कामुकता से संबंधित गंदी किताबें, गंदे चित्र पढ़ पढ़ कर, देख देख कर, गंदी तस्वीरें देख करके, गंदी फिल्में देख करके और गंदे लोगों की सोहबत में रह करके जो बुरी आदतों वो सीख लेते हैं, उनसे उनका शरीर खोखला उस समय ही नहीं हो जाता, बल्कि सारी जिंदगी तबाह हो जाती है। बुढ़ापे का वक्त आता है, जवानी का वक्त आता है, वह किसी काम का नहीं रहता, वह किसी काम का नहीं रहता। बच्चे पैदा करते हैं तो वो बिल्कुल सड़े गले बच्चे पैदा करते हैं, और जब बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आने से पहले 1000 बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आंखें कमजोर, कमर में दर्द, मरे मरे दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं पड़ता, सिर भन्नाता है, न जाने क्या क्या दुष्परिणाम, न जाने क्या क्या दुनिया भर की बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं। ये बीमारियां किसी ने थोपी नहीं, ये दवाओं से नहीं जा सकती। जो जीवन का मूलभूत था ओजस, जो जीवन का मूलभूत था ओजस, जो जीवन को लंबा बना सकता था और मजबूत बना सकता था, वह सारे का सारा सार उस छोटी और कच्ची उम्र में नष्ट हो जाता है, जबकि उसको छुआ भी नहीं जाना चाहिए, जबकि उसको छुआ भी नहीं जाना चाहिए था। जब उसको पकने देना चाहिए था, वह हमारा पका हुआ जीवन तत्व आगे जीवन की नींव को मजबूत कर सकता था। लेकिन बालकपन में जो ऐसा बिगाड़ शुरू हो गया, प्रत्येक बच्चे को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपने शरीर की रक्षा कैसे करनी चाहिए और बुरी आदतों से कैसे बचना चाहिए। सारा का सारा समय और मनोयोग हमको अध्ययन में लगाना चाहिए, पढ़ने में लगाना चाहिए। खेलकूद हम खेलें, बेशक खेलकूद हम खेलें बेशक स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन ऐसे खेलकूद नहीं होने चाहिए जो समय की बर्बादी करते हों, जैसे ताश खेलना, शतरंज खेलना, चौपड़ खेलना। इससे क्या मिलता है? इसमें कौन सा लाभ मिलता है? गेंद खेली जाए समझ में आता है, क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, समझ में आता है। इससे व्यायाम होता है। खेल कूदों के लिए भी समय निकाला जाए, मनोरंजन भी हो सकता है और साहस और शौर्य का शिक्षण भी हो सकता है। इस तरह के वाहियात खेल
जो जुआरी के तरीके से, जो केवल मनोरंजन के लिए किए जाते हैं, उनसे क्या फायदा, उनसे क्या फायदा। इसी तरीके से जो आजकल रेडियो और ट्रांजिस्टर इतने सस्ते और सुलभ हो गए हैं, ये बच्चों को बहुत आकर्षित करते हैं। इसमें से अब तो टीवी, मोबाइल भी आ गए। साथियों, इसमें से भी हम देखते हैं कि इसमें लोक रंजन पर ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। सीलोन रेडियो किसी ने सुना है तो उसको बहुत नाउम्मीदें होंगी, और वह रेडियो के दूसरे गाने जिसमें वे 75% होते हैं, अगर सुने जाएं तो आदमी को नाउम्मीदी होती है। और ये मालूम पड़ता है कि ये किसी व्यक्ति का निर्माण करने के लिए और समाज का निर्माण करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। यूं आंसू पोंछने के लिए सारे दिन में 2-4 अच्छे गीत और 2-4 अच्छे भाषण भी आ जाती हैं, जिससे कि वो अपने चेहरे के नकाब को अच्छा बनाए रख सकते हैं। बाकी ये मालूम पड़ता है कि यह खोखला करने वाली बातें हैं। मनोरंजन का यह भौंड़ा तरीका है। उस भौंड़े तरीके से यदि नव युवक अपने आप को बचा करके रखें, व्यायाम किया करें, ब्रह्मचर्य से रहा करें, स्वाध्याय किया करें, ईश्वर भक्त की बात ध्यान रखें और अनुशासन से रहें तो बहुत अच्छा होगा। मित्रों, बहुत अच्छा होगा। जो व्यक्ति छोटी उम्र में अनुशासन नहीं सीख सका, जिसने अनुशासन का पालन नहीं किया, वो कभी किसी आदमी को अनुशासन में नहीं रख सकता। अच्छा शिष्य हो, अच्छा गुरु बन सकता है। अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बन सकता है। जो अच्छा शिष्य नहीं रहा, जो बुरा शिष्य रहा है, जो अपने अध्यापकों से लड़ता झगड़ता रहा है और अपने अध्यापकों की अवज्ञा करता रहा है, कभी भी उसको भावी जीवन में यह मौका नहीं मिल सकता कि अगर उसको अध्यापक बनने के लिए मौका दिया जाए और अध्यापक बने तो उसके बच्चे कहना माने। जो बुरा लड़का रहा है, जो वो अच्छा बाप नहीं बन सकता और उसके बच्चे अच्छे नहीं हो सकते। ये अनुशासन छोटी उम्र में ही सीखना पड़ता है। ये अनुशासन छोटी उम्र में ही सीखना पड़ता है। जो आदमी जिसने छोटी उम्र में अपने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं किया, अनुशासन का पालन नहीं किया और मिलिट्री डिसिप्लिन अपने जीवन में स्थापित नहीं किया, वह कभी भी आगे जाकर दूसरों को अनुशासन में रखने में समर्थन नहीं हो सकता। उस आदमी को अगर फौज का कर्नल बना दिया जाए, कप्तान बना दिया जाए, तो कभी भी अपनी सेना को अनुशासन में नहीं रख सकता। इसलिए कि स्वयं अनुशासन पालन करना सीखा ही नहीं। जो गुण अपने आप में है, सिर्फ उन्हीं गुणों को दूसरों को आदमी सिखा सकता है। इसलिए जिन लोगों को बड़े बड़े काम करने हैं और दूसरों से काम लेना है, उन्हें अनुशासित बनना चाहिए। मान लीजिए आपको बड़ा अफसर बनना है और आगे अपने नीचे वाले सबॉर्डिनेट से काम लेना है, उनको आज्ञा पालन करने वाला बनाना है, तो इससे पहले आपको स्वयं आज्ञा पालन करने वाला बनना होगा, अनुशासन प्रिय बनना होगा, कायदे कानून के भीतर रहने वाला बनना होगा, मर्यादाओं में रहने वाला बनना होगा। आज बच्चों को इस तरह का शिक्षण और इस तरह की हवा नहीं दी जाती, बल्कि उच्छृंखलता की बात सिखाई जाती है। गंभीर से
गंभीरता से शिक्षण जिनके पास होता है उनके पास योग्यता होती है, और योग्यता ही हमेशा काउंट करती है। योग्यता ही जिसके पास होती है वही आगे विकास कर सकता है। योग्यता जिसके पास नहीं और उल्टा पुल्टा सर्टिफिकेट छीन लाए, और धमका लाए, उल्टा सीधा सर्टिफिकेट छीन लाए और धमका लाए और नकली सर्टिफिकेट ले आए, जाली सर्टिफिकेट ले आए, मास्टरों को धमका लिया, ये क्या कर लिया? और किसी तरह से पढ़ लिया, ये क्या कर लिया? और किसी तरह से पढ़ लिया, किताबों में से एक एक पन्ना पढ़ लिया और गैस पेपर खरीद कर ले आए, उसमें से थोड़े से सवाल यहाँ से सीख लिए, थोड़े से सवाल वहाँ से सीख लिए, और जब काम पड़ेगा तब किसी ऑफिस का इंचार्ज जब बनना पड़ेगा, और जब कोई बड़ा काम हाथ में आएगा, और जब अच्छे अनुवाद करने पड़ेंगे, अच्छे ड्राफ्ट बनाने पड़ेंगे, तब सारी की सारी पोल खुल जाएगी। तब बेढंगे तरह से इधर से उधर ही करते फिरेंगे। पता नहीं कितनी आदमी पता नहीं किताबी आदमी क्या होने वाला है। कुछ भी तो होने वाला नहीं है। उन्नत का पथ कैसे खुलने वाला है? इसलिए विद्या इसलिए नहीं है कि हम पास हो जाएं, डिवीजन ले आएं और खेल कूद या प्रभुत्व बना लें, बल्कि विद्या इसलिए पढ़नी चाहिए कि हमारी योग्यताओं की वृद्धि हो, हमारे स्वभाव की वृद्धि हो। इस समय में केवल अनुशासन ही विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। राजनीति में काम करने का बहुत वक्त पड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए बहुत वक्त पड़ा हुआ है, सिनेमा देखने के लिए सारी जिंदगी ही भरी पड़ी हुई है, दूसरे शौक मौज करने के लिए क्या यही वक्त रह गया है? यह नींव डालने का यह वक्त है, जीवन की फाउंडेशन मजबूत करने का यह वक्त है। विद्यार्थी जीवन को अच्छे से अच्छा बनाया जाना चाहिए। शिक्षा 3 अंगों में बटी हुई है। अभिभावक जिसका काम है कि ऐसा वातावरण उत्पन्न करे जिसमें बालकों का तौर तरीके से विकास हो। अध्यापक अपने शिक्षण के साथ साथ अपना स्कूली पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ साथ में बालकों को वो बातें भी सिखाएं, बताएं जो उनके जीवन का विकास करने में, उनके व्यक्तित्व को परिष्कृत करने में समर्थ हैं। वे सरकारी पाठ्यक्रम को पूरा करते हुए वे अपने तरफ से भी जोड़कर सिखा सकते हैं और सिखाया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों का नंबर आता है। वो स्वयं भी इसको सीखने के लिए इच्छुक ना हो, सीखना ना चाहे, अध्यापक और अभिभावकों के कार्य में सहयोग न करें, उच्छृंखला ही बरते, मनमानी ही बरते, किसी की सुने ही नहीं और मनमर्जी का व्यवहार करें, तो बेचारे अध्यापक भी क्या कर सकते हैं? ये तीनों वर्गों में बटा हुआ है। व्यक्तित्व का निर्माण, शिक्षा की व्यवस्था, भावी जीवन का उन्नयन और अपने समाज के दृढ़ होने का स्वभाव, यह सब के बारे में हम सबको ध्यान देना चाहिए और समग्र शिक्षा का विकास करने के लिए तीनों वर्गों को अपने उत्तरदायित्वों को समझना चाहिए, ताकि हमारा देश समर्थ और समृद्ध बन सके। ओम शांति। प्रणाम।